जय हिंद दोस्तों, इस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज छायावाद, अब हम लोग अंतिम कगार पर बढ़ रहे हैं छायावाद के। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छायावाद की सौंदर्य चेतना का उद्घाटन कीजिए। अब ध्यान में रखिए, नगेंद्र जी का कथन जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं क्या है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, देखो जब मैं छायावाद पढ़ा रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने छायावाद एक रीडिंग की होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं रीडिंग की होगी तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रीडिंग जो दृष्टि के नोट्स हैं वो जल्दी से निपटा लीजिए, फटाक से रीडिंग कर लीजिए। 20-25 पेज 30 पेज के नोट्स हैं, उसको तुरंत के तुरंत घुमा डालिए। उस घुमाने से क्या होगा, मैं जो चीजें बताऊंगा तो आप लिंक कर पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या है और आपको बोरियत होगी। ये जो भी लेक्चर्स हैं उन लोगों को सबसे अच्छे समझ में आएंगे जो एटलीस्ट पढ़ाने के पैरेलली कम से कम एक बार रीडिंग कर लें साथ में, क्योंकि मुझे इधर से उधर चीजें लिंक करनी पड़ती हैं और वो चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे छायावाद की सौंदर्य चेतना। तो पहली बात क्या है, पहली बात तो नगेंद्र कह रहे हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल क्या था और सूक्ष्म क्या है, अगर आप इसी बात को थोड़ा सा समझदारी से लिख देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो सौंदर्य चेतना में भी यही दिखता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। सौंदर्य चेतना में भी यही बात दिखती है। स्थूल क्या है, स्थूल क्या है, चीजों को ऊपर ऊपर देखना। नारी के अगर सौंदर्य के बारे में बात करना है तो नारी के दैहिक पक्ष के बारे में बात करना है, भोगवादी पक्ष के बारे में बात करना है, जो कि हम कहते हैं रीतिकालीन या रीतिकालिक सौंदर्य की बात करना है। ठीक है, तो ये है। लेकिन छायावाद क्या है, सूक्ष्म स्तर पर नारी की अनुभूतियों के बारे में बात कर रहा है, नारी के मन के सौंदर्य की बात कर रहा है, आंतरिक सौंदर्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है, सूक्ष्म का विद्रोह दिख रहा है ना। स्थूल क्या है, स्थूल है संसार को देखना वृहद रूप से। सूक्ष्म क्या है, मानव के सुंदरता की बात करना, मानव के सुंदरता की बात करना है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, इस आधार पे आपको चीजों को लिखना है। दूसरी बात, जब आंसर लिखना है छायावाद का तो छायावाद लिखते समय कोशिश यही करनी है, छायावाद के आंसर लिखते समय इसको रीतिकाल, इसको द्विवेदी युग आदि से तुलना करते हुए लिखना है। ठीक है, आदि से तुलना करते हुए लिखना है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप आंसर लिखेंगे। अब मैं एक दो पॉइंट्स और बता देता हूं। छायावाद में पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है, तो छायावाद में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो छायावादी रचनाकार थे, देखो क्या होता है, हम सौंदर्य की बात करते हैं तो अगर मैं रीतिकालीन सौंदर्य की बात करूं तो रीतिकाल से सौंदर्य पूरी तरह से आप देखोगे दिखावट बड़ा सौंदर्य है। ठीक है, पूरी तरह से नग्नता है, देह मूलक, भोग मूलक, श्रृंगार आधारित सौंदर्य है। ठीक है, जो रीतिकालीन सौंदर्य है। लेकिन जो छायावादी सौंदर्य है वो सूक्ष्म सौंदर्य है। अब सूक्ष्म सौंदर्य का मतलब क्या, सौंदर्य अलग अलग स्थलों पर देखा जा रहा है। तो पहले मानव के सौंदर्य की बात हो रही है, फिर नारी के सौंदर्य की बात हो रही है, नारी के सौंदर्य में लाज और संकोच की बात हो रही है। ठीक है, संकोच की बात हो रही है। द्विवेदी युग में क्या हुआ था, अगर आप देखोगे अगर इस तरह से आप चीजों को देखोगे ना तो बहुत अच्छे से कर लोगे। द्विवेदी युग में नारी को पत्नी का दर्जा प्रॉपर सही से मिल गया था और रिस्पेक्ट की बात होने लगी थी। लेकिन प्रियतमा, ठीक है, आदि शब्द नारी के लिए छायावादी कवियों ने प्रयोग किया। छायावादी कवियों ने प्रयोग, याद है राम की शक्ति पूजा में भी क्या क्या कहकर वो प्रयोग करते हैं, प्रिय। ठीक है, राम की शक्ति पूजा में राम सीता को प्रिय कहकर संबोधित करते हैं। तो यहां पर ये दिखता है, द्विवेदी युग में पत्नी का दर्जा मिल गया, लेकिन यहां पर इस तरह का दर्जा मिलता है। फिर अगर मैं बात करूं प्रकृति के सौंदर्य की, ठीक है, तो प्रकृति के सौंदर्य की, तो छायावाद में प्रकृति के सौंदर्य के बहुत ही गूढ़ पक्षों पर बात की गई है। प्रकृति के सौंदर्य के बहुत गूढ़ पक्षों पर बात की गई है। जब बात आती है, ठीक है, जब बात आती है नारी की और प्रकृति की, तो छायावादी कवि प्रकृति को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, प्रकृति को ज्यादा महत्व देता है। छायावादी कवि विरह में भी प्रेम खोजता है, विरह में भी प्रेम खोजता है। मैं विरह में चिर हूं, मिलन का नाम मतलब मैं विरह में चिर हूं, कुट हूं, याद है, ये डिस्कशन कर चुका हूं। तो ये चीजें थोड़ा सा कंप्लीट करना है कि जब बात आती है प्रकृति के सौंदर्य की तो छायावादी कवि प्रकृति को ज्यादा महत्व देता है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, छोड़ ध्रुमों की मुद्र छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो यही पंत जी कह रहे भैया, मृदु छाया पौधों की और प्रकृति से माया तोड़ के तुम्हारे बाल में कैसे अपना जीवन उलझा दूं, या अपने हाथ ऐसे नहीं, ऐसे हाथ ये वाला कैसे क्रिएट कर दूं, प्रकृति इतनी सुंदर है। तो इनको प्रकृति ज्यादा सुंदर लग रही है। और प्रकृति के सौंदर्य में एक बात और ये खोजते हैं, ये प्रकृति को मानव के समान मान लेते हैं, प्रकृति को मानव का रूप दे देते हैं और मानवीकृत कर देते हैं। प्रकृति को मानवीकृत कर देते हैं छायावादी। तो प्रकृति को मानवीकृत करके क्या कहते हैं, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी थी धीरे धीरे धीरे।
ना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये सब लिख दीजिएगा। छायावादी कवि ने कहा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुरा लाना सनम। ठीक है, सब मस्त आराम से लिखिए, किसको पता है। अरे ऐसा कुछ कांड मत करिएगा प्रभु, वाट लग जाएगी। तो मानवीय कृत अलंकार ये दिख रहा है। इसके बाद आप देखोगे छायावादी कवियों ने एक बहुत अलग काम किया। हिंदी साहित्य में पहली बार निराला ने ऐसा काम किया कि पिता के द्वारा अपनी पुत्री के सौंदर्य का भी विवेचना किया गया। पिता के द्वारा पुत्री के सौंदर्य का भी विवेचना किया गया। तो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं उसको जल्दी जल्दी नोट कर लेना है पॉइंट्स, फिर हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख देंगे। जो इसका आंसर है बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हो एक बेसिक कोटि का, मैं निम्न कोटि का नहीं बोलूंगा। ये जो आंसर सामने आपको दिया है बेसिक कोटि का दिया हुआ है कि ठीक है, लिखोगे तो आपको 10 में से, मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है 225 शब्द का, तो आपको 15 में से 6 नंबर मिल जाएगा, चाहे 7 मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको 8 लाना है, इसको 9 लाना है, 8 से 9 के बीच में लाना है 15 में से, तो सीधी बात है जो बता रहा हूं वो चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि पिता के द्वारा पुत्री के सौंदर्य का वर्णन किया गया, सरोज स्मृति। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देख लोगे सरोज स्मृति के तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि वो पूरी तरह से संकोच लज्जा से युक्त हो। एक तरफ पुत्री का सौंदर्य भी वर्णित हो और पिता जैसा पुत्री का सौंदर्य देखता है उस प्रकार से वर्णित हो। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखी गई। इसके अलावा क्या किया गया, सौंदर्य देखते समय चर अचर सभी जगत, सौंदर्य देखते समय चर अचर संपूर्ण जगत का सौंदर्य देखा गया, संपूर्ण जगत का सौंदर्य देखा गया। तो आप देखोगे मजदूरों का भी सौंदर्य देखा गया, मजदूरों में भी सौंदर्य देखा गया, है ना। तो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, याद है वह तोड़ती पत्थर। तो जो छायावाद अपने अंतिम समय में इस बात पर भी जोर देने लगा, वह तोड़ती पत्थर, प्रगतिवाद स्टार्ट हो चुका है, ये मत लोड मत लेना। निराला छायावाद के कवि माने जाएंगे, आप इस बात को अपनी देखो, बस बात है अपनी बात को कहने का तरीका होना चाहिए उचित प्रकार से। तो अगर आप इस बात को इस तरीके से बता रहे हो कि छायावादी कवि अंतिम समय में प्रकृति के चर अचर जगत में भी सौंदर्य खोजने लगे, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर इत्यादि, है ना, तो क्या है आपको दिख जाएगा ये बात। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है सौंदर्य बोध। तो मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताया, द्विवेदी उससे तुलना करना है, मैंने आपको बताया कि रीतिकाल से तुलना करते रहना, मैंने आपको बताया कि निराला का भी बताना है कि निराला ने पहली बार हिंदी साहित्य में ऐसी घटना हुई कि सरोज स्मृति, अभी हम लोग सरोज स्मृति पर प्रश्न भी करने वाले हैं आज, तो बढ़िया है कि हम इसको क्या करेंगे, यहां से लिंक कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इंट्रोडक्शन यहां पर आते हैं, छायावाद के सौंदर्य चेतना के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो आप ये भी इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो, या जो हमने रट रटा के रखा है ज्यादा अच्छा वो भी है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की, या यही छायावाद की धारणा सौंदर्य चेतना में भी प्रदर्शित होती है, जहां रीतिकालीन सौंदर्य या रीतिकालीन रचनाएं सौंदर्य के स्थूल पक्ष अर्थात देहमूलक श्रृंगार, ठीक है, नग्नता इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वहीं छायावादी कवि इसके सूक्ष्म पक्षों अर्थात भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रकृति का सौंदर्य, मानव का सौंदर्य, ठीक है, संपूर्ण जगत के सौंदर्य आदि पर विचार रखते हैं। और इस प्रकार सौंदर्य चेतना छायावाद की सबसे प्रमुख साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि मानी गई है, जिसमें सौंदर्य सत्य और शिव से युक्त है। बेसिकली सत्यम शिवम सुंदरम होता है, जीवन के आधारभूत तत्व तो यही है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदरता क्या है, सुंदरता केंद्रीय तत्व है, छायावाद का सुंदरता केंद्रीय तत्व है, और इसमें शिव और सत्य शामिल है। शिव और सत्य सुंदरता के अंदर समाहित हो गए, आप इस बात को बता सकते हैं, सौंदर्य चेतना के अंतर्गत समाहित हो गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इंट्रोडक्शन आप चाहिए तो इस प्रकार के कर सकते हैं, नगेंद्र के शब्दों को जोड़ के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपका अच्छा जाएगा। क्यों अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने लगभग हर प्रश्न में छायावाद के नगेंद्र से आपको स्टार्ट करवाया है। तो आप देखो, एक ही प्रश्न आना एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में छायावाद ही पूरा पूछ देगा। जितना हमने किया 1 से 2 प्रश्न आएगा, है ना, मिलजुल के बहुत सारे प्रश्न आएंगे। मतलब छायावाद इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से निराला से प्रश्न आने के चांसेस है, महादेवी वर्मा से प्रश्न आने के चांसेस है, एक ही साल के पेपर में निराला महादेवी वर्मा हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो हमने चीजों को बस समझ लिया और हम एग्जाम में आराम से कर लेंगे। ठीक है, आराम से इसको कर लेंगे। तो अब आपको बताना है यही बात, अब आपको यही बात बताना है, ठीक है, कि छायावाद में प्रकृति भी सुंदर है, मानव भी सुंदर है, नारी भी सुंदर है, और हृदय में उठने वाले भाव भी सुंदर है। ठीक है, हृदय में उठने वाले भाव भी सुंदर है। मुख्यतः जो छायावादी कवि है,
छायावादी कवि है वो क्या करता है, अपने मन में संचरित होने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म एवं अन्य प्रकार की भावनाओं का क्या करता है, साक्षात्कार करता है और छायावादी सौंदर्य चेतना को एक मानक के रूप में स्थापित कर देता है। ठीक है, मानक के रूप में स्थापित कर देता है। तो पहला पॉइंट आप ये बताएंगे, पहला पॉइंट अब यही, अब आगे बढ़ेंगे। छायावादी कवि संपूर्ण सृष्टि में सौंदर्य खोजता है। ठीक है, या फिर या है ना, यही लिखे, छायावादी कवि संपूर्ण सृष्टि में सौंदर्य खोजता है तथा मानव सौंदर्य को सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करता है। उदाहरण, पंत कहते हैं, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो मानव को सबसे सुंदरतम प्राणी का अब कह सकते हो दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर आप बताएंगे, फिर आप इस बात को बताएंगे, जहां रीतिकालीन कवियों ने नारी के भोग मूलक, देह मूलक आदि, ठीक है, दिखावटी सौंदर्य पर जोर दिया तथा नग्नता और अश्लीलता के आक्षेप इन पे लगते हैं, वहीं छायावादी सौंदर्य में संकोच एवं लज्जा है। ये वाला याद कर लेंगे, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो, याद करना है। ठीक है, याद करना है। इसी प्रकार फिर आप बताएंगे, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार द्विवेदी युग में नारी को पत्नी का दर्जा देकर है ना, नवजागरण से रंदो मत जोड़ो, नवजागरण का विकास हो चुका था, हम चाहते तो ये बात लिखते हैं, ऐसे करिए, पत्नी का दर्जा देकर है ना, समानता का भाव उत्पन्न कर दिया गया था। ठीक है, समानता का भाव उत्पन्न कर देता, वही विकसित होकर छायावाद में, है ना, छायावाद में स्त्री को प्रिय, प्रियतमा आदि का दर्जा दिया गया। ठीक है, आदि का दर्जा दिया गया। ठीक है, तथा छायावाद की नारी स्थूल दैहिक पक्षों में सुंदर होने के साथ साथ भावनात्मक एवं अन्य सूक्ष्म पक्षों में भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, तो छायावादी नारी भावनात्मक और सूक्ष्म पक्षों में भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, ये बात आप बताएंगे। ठीक है, ध्यातव्य है, छायावाद में ही ऐसा प्रथम बार हुआ है जहां पर नारी को, या फिर आप एक स्त्री को एक कवि द्वारा, ब्रैकेट में लिख देंगे निराला द्वारा, स्त्री मतलब सरोज, ब्रैकेट में लिख देंगे स्त्री को यानी सरोज को, ठीक है, कवि द्वारा यानी निराला द्वारा पुत्री के रूप में सौंदर्य का वर्णन करके मतलब पहली ऐसी परिघटना है जहां पे ऐसा किया गया, पिता द्वारा पुत्री का सौंदर्य वर्णित किया गया, जो कि पूरी तरह से मर्यादित सौंदर्य की स्थापना की गई, मर्यादित सौंदर्य। ठीक है, इस बात को आप बताएंगे। ठीक है, इस बात को आप बताएंगे। फिर अगला पॉइंट बताएंगे, नारी के अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य पे भी छायावादी कवियों ने, ठीक है, छायावाद कवियों ने महत्वपूर्ण ध्यान आकृष्ट किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण ध्यान आकृष्ट किया है। ठीक है, सूरदास जैसे कवियों ने, जहां पे आप बता सकते हैं भक्ति काल में सूरदास जैसे कवियों ने प्रकृति का वर्णन विषय वस्तु, उद्दीपन, विभाव आदि के रूप में किया है, वहीं छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण करके उसे मानव के समकक्ष का दर्जा दे दिया है, और आप इस बात को यहां पर बता देंगे। ठीक है, तो प्रकृति के वर्णन में इस बात को बता देंगे। ठीक है, प्रकृति के वर्णन में इस बात को बता देंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहीं कहीं प्रकृति इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है कि नारी का सौंदर्य भी गौण प्रतीत होता है। उदाहरण, पंत लिखते हैं, फिर ये वाला एग्जांपल दे देंगे, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रॉपर इस बात को लिखेंगे। ठीक है, इस बात को लिख देंगे। ठीक है, तो प्रकृति वाला हो गया, इससे वाला हो गया। अब इस बात को बताएंगे छायावाद के अंतिम दौर में। ठीक है, आप बताएंगे छायावाद के अंतिम दौर में कवियों ने सौंदर्य का, जो हम कहते हैं ना, अरे जिस पे स्केच करते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं, परिदृश्य, अरे जिस पे स्केच करते हैं उसको जो भी बोलते हैं उस देख लीजिएगा। सौंदर्य का जो आयाम है वो बहुत ही विस्तृत करके इसमें सामान्य मनुष्य को, मतलब सामान्य मनुष्य को सुंदर न लगने वाली चीजों को भी सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में स्थापित कर दिया। उदाहरण के तौर पे
अंतिम दौर में निराला द्वारा बतोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर का भी सौंदर्य वर्णित को भी सौंदर्य रूप में देखा गया है, या संपूर्ण चर अचर जगत को सौंदर्य रूप में देखा गया है। और ये बताएंगे कि यह क्या है, ठीक है। निष्कर्षतः जो छायावादी सौंदर्य है वह हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धि है। ये बात को आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, ये बात कर सकते हैं। या सौंदर्य चेतना को प्रेम को भक्ति की ऊंचाई पर प्रतिष्ठित कर देता है, ठीक है। सौंदर्य चेतना प्रेम को भक्ति की ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करता है, मतलब भक्ति के रूप में प्रेम को स्थापित कर देता है। तो आप कंक्लूजन कुछ भी लिख सकते हैं, बस मेरे कहने का मतलब जो मिड पॉइंट थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, हमने उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की हैं, वहां पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा पॉइंट्स बना लो, जैसे मैंने क्या किया था, पॉइंटर्स बना लिए थे, ठीक है, पॉइंटर्स कि 1 2 3 4 पॉइंट मुझे लिखना है, बाकी मिड का कंटेंट हो जाता है। जैसे अभी जब ये एग्जांपल्स आप याद कर लोगे ना, खूब सारे एग्जांपल याद कर लोगे, जैसे अभी मान लो आप पढ़ाई के दौरान, वो क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, महत्वपूर्ण नहीं है, मान लो आपने छायावाद के नए अलंकारों पर आपने पढ़ाई की, और आपको पता है कि यहाँ पे 3 अलंकार नए प्रकार के हैं, प्रकृति का मानवीकरण, है ना, विशेषण विपर्यय, ठीक है, ध्वन्यर्थ व्यंजना, मान लो आपने ये किया। अब तीनों का आपने एक एक एग्जाम्पल याद किया, जैसे झर 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 झरझर गिरी सर से, एक एक आपने एग्जाम्पल बेसिकली याद किया। तुलतुले, है ना, विशेषण विपर्य, मतलब ठीक है कि तुलतुले हाथों में, कुछ अजीब सा आपने किया है, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण यही है। तो आपने जब इसे एग्जाम्पल याद किया ना, तो आप क्या करोगे, उसको आंसर में अपने घुमा फिरा के आप इंट्रोड्यूस करा दोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि छायावादी कविता की सौंदर्य चेतना आप बता देंगे। इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से जैसा मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा हम आते हैं, निराला के प्रगीत विषय पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, टिप्पणी लिखिए। अब देखो पहले इस बात को समझो, प्रगीत क्या होते हैं, शॉर्ट में समझ लो। प्रगीत मतलब एक तरह का गीत, गेयता, गीत मतलब जिसमें गेयता हो, जैसे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू, गीत हुआ, है ना, गीत हुआ। लेकिन अच्छा, जैसे महादेवी वर्मा के जितने आप देखोगे, जितनी रचनाएं, वो सब क्या है, गीत हैं, एक प्रकार का गीत है, ठीक है, क्योंकि गेयता है। प्रगीतों में अंतर क्या हो जाता है, होते ये गीत के समान ही है, मतलब गीत के समान ही है, जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को देख के जो रचनाएं निकल रही हैं उस प्रकार की हैं, ठीक है ना, होते गीत के समान ही है। लेकिन इसमें एक चीज जो एक्स्ट्रा होती है वो होती है आत्मनिष्ठता, भावुकता। तो प्रगीत में क्या है, आत्मनिष्ठता, भावुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप कह सकते हो व्यक्तित्व आ जाता है प्रगीतों में, जो अनुभूतियां हैं, जो भावुकता है, जो अनुभूतियां, जो व्यक्ति के अंदर की जो फीलिंग्स हैं, वो प्रगीतों में बहुत ज्यादा दी जाती हैं। और जब फीलिंग्स बहुत ज्यादा आने लगती हैं तो कई बार गेयता टूट जाती है, गेयता टूट जाती है। तो प्रगीत में यही महत्वपूर्ण होता है कि गेयता टूटना कोई समस्या नहीं है, गेयता टूट जाए तो टूट जाए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी मामले में जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, जो निराला हैं, उनके प्रगीत सर्वश्रेष्ठ प्रगीतों में एक माने जाते हैं, मतलब हिंदी साहित्य को अद्भुत देन है, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा समझिए, बैकग्राउंड समझिए। तो प्रगीत बहुत जबरदस्त है, निराला के बहुत जबरदस्त है। अब बात ये आती है, इस बात को समझना है, प्रगीत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्ममुक्त, मतलब आत्मभावुकता, ठीक है, आप कह सकते हो जो व्यक्तित्व है ना, मैंने ये सब बात दी, जो अनुभूतियां हैं वो उपर्युक्त तरीके से अभिव्यक्त हो रही हैं प्रगीतों के माध्यम से। और निराला का जीवन हमने लास्ट क्लास में देखा था, बहुत सारे संघर्षों से युक्त रहा था। यहाँ पे उनको आर्थिक विपन्नता थी, ठीक है, उनकी पुत्री का निधन हो गया था, पत्नी का निधन हो गया था, पूरी तरह से अकेलापन उनके अंदर दिमाग में था, ठीक है। और आप देखोगे बहुत सारी कठिनाइयां, सांसारिक कठिनाइयों से ही ग्रस्त रहे थे। इसी वजह से उनके प्रगीत उनकी व्यक्तिगत जीवन की एक प्रकार से आप कह सकते हो यथार्थवादी अभिव्यक्ति है, सघन अभिव्यक्ति है। और इसलिए वो क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य को बहुत ही महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। एक मिनट,
ठीक है। तो निराला के प्रगीत, ये बात आपको समझ आई कि उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके जीवन का यथार्थ है, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं निराला के प्रगीत। इसी मामले से बहुत खास है बात ये, इन्होंने बहुत ही विषय वैविध्य, ठीक है, बहुत ही विषय वैविध्य रखा है अपने प्रगीतों में। तो आप देखेंगे निराला के प्रगीतों में, ठीक है, निराला के प्रगीतों में एक तो नॉर्मल प्रगीत हैं जो कि गीत के जैसे हैं, केवल एक ही दृश्यांकन, मतलब एक ही दृश्य, एक ही स्टेटमेंट एक बार कह दिया भाई, उस प्रकार के भी हैं। जैसे संध्या सुंदरी, खंडहर, विधवा, ये क्या है, ये प्रगीत एक ही उच्छ्वास वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो लंबी कविता का रूप ले लेते हैं, प्रॉपर प्रगीत से आगे निकल के एक प्रकार का ऐसा लगने लगते हैं, अगर आप काव्य रूप देखेंगे तो लंबी कविता की भांति दिखने लगते हैं। जैसे यमुना के प्रति, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र आदि प्रगीत, है ना। आप देखोगे प्रेम संबंधी प्रगीत भी इन्होंने लिखा, आत्म साक्षात्कार के प्रगीत भी लिखे, मृत्यु प्रगीत लिखे, ऋतु प्रगीत लिखे, प्रपत्ति भाव के प्रगीत लिखे। तो इन्होंने, निराला ने प्रगीत खूब लिखे हैं, ठीक है। तो निराला ने बहुत ज्यादा प्रगीत लिखे हैं, ये बात समझिएगा, है ना। प्रगीतों में कुछ महत्वपूर्ण क्या है, आप एक तो सरोज स्मृति याद रखेंगे। देखो अब एक चीज समझना, कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न एक बार समझिए तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कह रहा है निराला के प्रगीत विषय पर टिप्पणी कीजिए। आपने इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में प्रगीत बता दिया और बताया निराला के प्रगीत क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रगीत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, जो विपन्नता है, जो आप कह सकते हो, जो सब तो हमने कल डिस्कशन किया था, विश्रृंखलता, है ना, क्या कहते हैं, जो संकट, तनाव, ठीक है, असफलता, विपन्नता, आर्थिक विपन्नता, ये सब लिख दीजिएगा, ये सब कीवर्ड्स हैं, उनके प्रगीतों में अभिव्यक्त होता है, ठीक है। पुत्री का निधन आदि उनके प्रगीतों में, शोक आदि उनके प्रगीतों में क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्योंकि सघन अभिव्यक्ति करते हैं। बेसिकली प्रगीतों के माध्यम से निराला सघन आत्माभिव्यक्ति करते हैं, बस समझिए, सघन आत्माभिव्यक्ति करते हैं। फिर अपने दो तरह के प्रगीत लिखे हैं, एक जो गीत की भांति एक ही उच्छ्वास वाले हैं, वही दूसरे जिसमें आख्यान तत्व है। तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेन बॉडी में ध्यान रखना है, दो चीजें पे आपको तुलना करनी है। एक तो प्रगीत में संवेदना का पक्ष क्या है, मतलब कौन कौन सी विषय वस्तु उठाई है और क्या खास है, वही दूसरी ओर शिल्पगत पक्ष भी आपको बताना है। जैसे भाषा शैली बहुत ही तत्समी, है ना, लयात्मकता, मुक्त छंद। याद हो निराला का प्रगीत है जूही की कली, विजन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरणी, जूही की कली, वो याद है। वो क्या है, एक प्रकार का मुक्त छंद की अभिव्यक्ति भी प्रगीत के माध्यम से उन्होंने की है। तो शिल्प पक्ष और संवेदना पक्ष दोनों बातों पर चर्चा आपको करनी है। संवेदना पक्ष मतलब कितने विषय वैविध्य है, तो आप बताएंगे प्रेम गीत हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रगीत हैं, मृत्यु प्रगीत हैं, शोक गीति हैं, ऋतु प्रगीत हैं आदि। इस बात को आप बताएंगे, ठीक है, इस बात को आप बताएंगे, है ना। और उसमें आप एग्जाम्पल देंगे सरोज स्मृति का, बताएंगे उदाहरण के तौर पे सरोज स्मृति में निराला ने क्या किया है, पुत्री के निधन के बाद शोक को व्यक्त किया, एक पिता की पीड़ा को व्यक्त किया है। और यह व्यक्त करते हुए उन्होंने क्या किया, उसकी सुंदरता को भी व्यक्त किया है ना। या फिर हिंदी साहित्य में प्रथम बार पिता द्वारा पुत्री के सौंदर्य वर्णन का भी अद्भुत प्रयास किया है। और एक एग्जांपल सरोज स्मृति से दे देंगे, ये वाला अभी तुरंत दे दो, तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग कराना ही है ना। ये एग्जांपल याद कर लो, कापा कोमलता पर सस्वर, ज्योमाल कोश नौवीड़ा पर, है ना, बस इतना याद रख लो। कापा को मैंने इतना याद किया था, कापा कोमलता पर सस्वर, ज्योमाल कोश नौवीणा पर। और एक दूसरा यहां याद किया था, हाँ ये, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, नत बचनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। तो एक कोई भी दो एग्जांपल में से कोई भी याद कर लेंगे। सौंदर्य चित्रण किया है निराला ने, ठीक है, अद्भुत रूप से, और अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा है, ठीक है, शोक गीति में अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा है, दुख ही जीवन की कतारें क्या कहूं जो आज न कही। इस बात को आप बताएंगे संवेदना पक्ष में, ठीक है, संवेदना पक्ष में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये बताएंगे प्रगीतों में। अब यही फिर इसके बाद केंद्रीय भाग सुख है, आत्मतोष की अनुभूति है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे बातों को बताएंगे। फिर कहेंगे वहीं अगर, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि बहुत सारा विषय वैविध्य, आपने ये सब बातें को बता दिया।
फिर आप बताएंगे, क्योंकि 10 ही नंबर का प्रश्न है, 150 शब्द में लिखना है, तो आप ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लिख पाएंगे। तो मैंने भी कहा 2 एग्जाम्पल सही से देना है। एक आप दे दोगे संवेदना में, ये इसका सरोज स्मृति का, और शिल्प वाले में दे दीजिएगा जूही की कली का। फिर आप बताएंगे, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि प्रेम प्रगीतों में फिर आप बताएंगे ध्यातव्य जो निराला की निजता है या जो निराला की व्यक्तिकता है वो उनके प्रगीतों के शिल्प स्तर पर भी दिखती है, शिल्प स्तर पर भी दिखती है। ठीक है ना। प्रेम में विषाद एवं दुख के गीत निराला ने बहुत कम लिखे हैं। ठीक है, तो प्रेम में विषाद और दुख के गीत कम लिखे हैं, मिलन वाला पक्ष ज्यादा लिखा है। ठीक है, वेदना वाला पक्ष कम लिखा है, वेदना वाला पक्ष ज्यादा कौन लिखता है, वो महादेव वर्मा। तो विषाद एवं दुख के कम गीत ही निराला ने लिखे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जूही की कली। जूही की कली लिखने के दौरान निराला ने मुक्त छंद या हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का पहला उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जिसमें वे मनुष्य के साथ साथ कविता की मुक्ति की भी बात करते हुए जूही की कली वाला एग्जाम्पल दे देंगे। कहते हैं विजन वन बल्लरी पर स्वदेशी स्वाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, ये सब वो सब बता देंगे। फिर बताएंगे निराला के प्रगीतों में शास्त्रीय ढंग का शब्द संगठन है, तत्समी शैली ज्यादा है, लयात्मक नए प्रकार का शब्दार्थ विधान है। ठीक है ना। अकेलेपन और रिक्तता को भी अभिव्यक्ति भरपूर मात्रा में हुई है। जो निराला का अकेलापन और रिक्तता है, इसकी अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण के तौर पर स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्योतन रह गया, ये बात दे देंगे। फिर निष्कर्षता बताएंगे, स्पष्ट है कि निराला के प्रगीत क्या है, हिंदी साहित्य को निराला की अद्भुत देन है। इसे खत्म करिए। बहुत भाई 150 शब्द का है, बहुत ज्यादा कितना लिखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ कंक्लूजन लिखा ही नहीं, स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्योतन ढह गया। ठीक है ना, है ना। इस बात को आप आराम से बताएंगे। या फिर आप ये बता सकते हैं कि छायावादी व्यक्तिकता का अद्भुत उदाहरण है। छायावादी व्यक्तिकता का अद्भुत उदाहरण है, इस बात को भी आप बता सकते हैं। निराला के प्रगीत छायावाद से जोड़ दीजिए, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, तो प्रगीत हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, वही सरोज स्मृति पर। सरोज स्मृति अब आप लोग समझ में ही गए होंगे। अब देखो, अब एक प्रश्न देखो, सरोज स्मृति पर टिप्पणी कीजिए, एक ये प्रश्न है। और एक अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति की सरोज का सौंदर्य चित्रण हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना क्यों है, विवेचना कीजिए। 2 प्रश्न आए हैं। सरोज स्मृति पर टिप्पणी कीजिए में भी ये बात आप बता सकते हैं। ठीक है, आराम से बता सकते हैं। हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना क्यों है, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो दोनों प्रश्न का आंसर कंप्लीट एक जैसा लिखना है, एकदम अंतर नहीं करना है। ठीक है, उसमें कंक्लूजन ये बताना है कि सौंदर्य चित्रण हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या करना है, पूरी कहानी बताने की विशिष्ट घटना क्यों है, तो जो यहाँ पे आंसर दिया वो सब। ठीक है, अभी बात समझना, सरोज स्मृति क्या है, एक प्रकार की दुख गीति या शोक गीति है एक प्रकार की। ठीक है, शोक प्रगीत है, कुछ भी आप मान सकते हो, ये वो चीज है। अभी आज तारीख है 20, आज 20 तारीख है, और मान लो मुझे जाना है 28 को। तो अभी आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये बचे हैं 3, 4, 7 दिन। 7 दिन और है मेरे पास। तो मैं 7 दिन में सोच रहा हूँ आप लोगों को कम से कम अच्छा खासा, मतलब ये जो पद्य वाला सेक्शन है, ठीक है, अब पद्य वाला कह रहा हूँ, ये वाला सेक्शन है, कोशिश यही रहेगी पेपर 1 का पद्य वाला कंप्लीट करा के पेपर 2 का, मैंने वही बताया था कि पेपर 2 का गद्य सेक्शन और पेपर 1 का गद्य सेक्शन हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, तो आसानी होगी, साथ साथ लेके चलेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो निबंध उबंध वाले में, वो क्या होता है कि कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा निबंध उबंध पे, निबंध आलोचना जो ये है अपना यात्रा वृतांत है, इस पे चर्चा बहुत कम की गई है। ठीक है, जो भी हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, बहुत कम चर्चा की गई है। लेकिन यार प्रश्न आते हैं, अब सबसे बड़ी बात है प्रश्न आते भी हैं, लिंकेज भी। हमें तो ये दिख जाता है कि अरे यार क्लास में सर ने इतनी चीजें पढ़ाई थी, डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन, और 10 ही क्वेश्चन देख के हम तो खुश हो जाते हैं 19 में से। बात ये कि वो वाला जो सेक्शन है ना, जो रेखाचित्र है, जो संस्मरण साहित्य है, वो भी महत्वपूर्ण है यार, मेरे हिसाब से तो महत्वपूर्ण है। और ठीक ठाक आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आप पेपर 1 में फंसो मत। तो हम लोग उसको भी ठीक ठाक से एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, मतलब उसको हवा में नहीं लेके चलेंगे। उसमें भी लिंकेज करेंगे कि जब अज्ञेय का बताएंगे, अज्ञेय
हम कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं, जब बीच में मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा आपको चीजें समझाऊं, ताकि जब आप आगे पढ़ें, क्योंकि मैंने कहा है कि पहले पैरेलली पढ़ते रहेंगे तो हमारा ये भी काम चलता रहे। तो जैसे मान लो हम अज्ञेय को, अगर एक बात समझना, अज्ञेय ने पद में भी रचनाएं की हैं, पद में हम असाध्य वीणा पढ़ेंगे अज्ञेय का, अज्ञेय ने निबंध भी लिखा है, ठीक है। अज्ञेय का प्रमुख निबंध है संवत्सर। तो जब संवत्सर है, अज्ञेय देखो अज्ञेय का निबंध संवत्सर है और असाध्य वीणा भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं अज्ञेय? हम नदी के द्वीप हैं, ये भी लिख रहे हैं। पक्की बात है, असाध्य वीणा हम नदी के द्वीप में जो विचारधारा अज्ञेय की है, वही विचारधारा उनके निबंध संवत्सर में भी दिखेगी। अज्ञेय अगर असाध्य वीणा में जैन बुद्ध से प्रभावित है, तो संवत्सर में भी जैन बुद्धिज्म दिखेगा। तो हमें कनेक्ट करते हुए लिखना, जब हम संवत्सर पे लिखेंगे तो कनेक्ट करते हुए लिखेंगे। इसी तरह से जब कुटज जब करेंगे, जब ठीक है कुटज जब करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो हम कुटज पे चर्चा करते हुए शुक्ल जी को भी कनेक्ट करेंगे, और पहले के जो रचनाकार हैं, अन्य रचनाकार हैं, उन पे भी कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव का हिंदी साहित्य को पढ़ने का, यही हिंदी साहित्य के पठन पाठन में सबसे कठिन कार्य है, सबसे कठिन कार्य लिंकेज करना। 3 महीने बैठ के मैंने केवल यही किया है। अच्छी बात यह है कि मैंने 3 घंटे बैठ के केवल और केवल लिंकेज ही किया है। इससे जोड़ा, फेल हुआ कई बार, अज्ञेय को जोड़ दिया, पता चला ऊट पटांग किसी चीज से, फेल हुआ, पता चला नहीं यार ये चीज सही नहीं है, डिस्कशन किया, डिबेट किया। जो सत्यप्रकाश सर हैं, मैंने सत्यप्रकाश सर ने बहुत बैठ के डिस्कशन किया आपस में कि नहीं यार ये चीज यहां लिंक हो जाएगी, नहीं ये चीज ऐसे लिंक हो जाएगी, वो चीज ऐसे लिंक होगी। बहुत कोशिश की, और जितनी कोशिश की उसका 60% एग्जाम में लिख के आया, 60-70%। भाई पूरा तो नहीं लिख पाओगे, नो डाउट, जितनी समझदारी है हिंदी साहित्य में, पूरा आप एग्जाम में कई बार व्यक्त नहीं कर पाओगे। तो समझो इतने नंबर आए। जितना अच्छा आप पहुंच जाओगे, जितना अच्छा पहुंच जाओगे, उतने बढ़िया आपके नंबर आने तय हैं। तो वही मैं बता रहा हूं, लिंकेज। मुझे क्यों ये बात सूझी कि आपसे डिस्कशन करूं, लिंकेज। तो अब जैसे देखो, सरोज स्मृति पर टिप्पणी कीजिए। तो पहली बात, एक बात आपको अभी समझ में आए कि सरोज स्मृति लिखा किसने? निराला। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा निराला के बारे में बता दो कि निराला इसी समस्या से पीड़ित थे। सरोज स्मृति भी क्या है? पुत्री के मृत्यु की गहन पीड़ा को अभिव्यक्त कर रही है। पिता पुत्री के रागात्मक संबंधों को वर्णित कर रही है। पुत्री के सौंदर्य का पिता की दृष्टि से वर्णन कर रही है। यही बात तो आप बताओगे। अपने जीवन की घटनाओं को वर्णित कर रही है, जो दुख में व्यक्त है। जो निराला एकदम दुख में है, ठीक है, पूरे दुख में है। जो मार्मिकता निराला की है, वो इसको व्यक्त कर रही है, ठीक है, वो इसको व्यक्त कर रही है। तो आप ये बात बताएंगे, फिर आप क्या करेंगे? इन्हीं बातों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से दुख को अभिव्यक्त कर रही है। तो आप बताएंगे निराला इसमें कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। ये बात आप बताएंगे। पुत्री के सौंदर्य को वर्णित कर रही है, तो ये बात है। संरचनात्मक अप्रस्तुतों के माध्यम से सौंदर्य का वर्णन किया, जिससे सौंदर्य अत्यंत मर्यादित और संयमित हो गया। भाई सौंदर्य को व्यक्त करना, समझो किसी का सुंदरता बताना, तो सुंदरता आप देखेंगे तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में सीता माता का सौंदर्य वर्णन करते हैं। एक बार भी पढ़ के आपको लज्जा नहीं आएगी। जो लोग अभी गए होंगे आदि पुरुष देख के, मतलब मैं तो ट्रेलर देखा था तो मेरी नजरें झुक गई थी कि सीता माता को हम लोग ऐसा माता हमेशा पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है। तो भाई अपने मन में इतना सम्मान है। अब बात यह है, जब आपको अपनी माता का सुंदरता बताना है, सोचो एक बार, थोड़ा तुलसीदास से एक बार कनेक्ट करो तो आपको आइडिया लगेगा। तुलसीदास जी सौंदर्य दर्शा रहे हैं रामचरितमानस में सीता माता का। अब उनको अपनी माता का सौंदर्य बताना है, तो किस प्रकार की मर्यादा और संयमशील व्यक्तित्व का पालन करना पड़ेगा, कितना सोचना पड़ेगा। भाई ये चीज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अश्लीलता और सुंदरता में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। केवल एक चीज गड़बड़ किया, एक कमेंट गलत किया, वो सुंदरता पूरी तरह से अश्लीलता हो जाती है। तो पूरा जिस प्रकार तुलसीदास जी ने माता का सौंदर्य बताया है, ठीक है, सुंदरकांड में, सॉरी सुंदरकांड के दिमाग खराब हो गया मेरा, विवाह वाला किस में था? बालकांड, अयोध्याकांड। अयोध्याकांड में विवाह वाला दृश्य था, चेक करिएगा एक बार, जब भी था विवाह वाला जो दृश्य है, विवाह वाले दृश्य के समय जो माता सीता का जिस प्रकार उन्होंने सौंदर्य बता के एकदम सौंदर्य की संयमित अभिव्यंजना की है, ठीक है, अभिव्यंजना की है, उसी प्रकार अप्रस्तुतों के माध्यम से, संरचनात्मक अप्रस्तुतों के माध्यम से क्या किया है? पुत्री के सौंदर्य की अभिव्यंजना निराला ने की है। और ये पंक्ति आपको याद रखना है, कापा कोमलता पर सस्वर जो मालकोश नौ वीणा पर। देखो अप्रस्तुत के माध्यम से, मालकोश जैसे नए वीणा पर है ना, वैसे ये बोलती हैं। तो
मेरी पुत्री इस प्रकार का बोलती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है कि मर्यादित और संयमित व्यंजना करना, तो इस बात को भी आपने बताया और तुलना कर दी तुलसीदास जी से, तुलना कर दी तुलसीदास जी से। जब सरोज स्मृति या निराला के दुख की चर्चा करेंगे, निराला के दुख की चर्चा करेंगे, अगर प्रश्न में डिमांड ये है कि निराला के दुखी जीवन के बारे में बताओ, एक तरफ से प्रश्न यही कह रहा ना, सरोज स्मृति पर टिप्पणी करने का पूछने का एग्जामिनर का सीधा सीधा ध्येय यह है कि आप निराला के दुखी जीवन का वर्णन कीजिए, यही तो एग्जामिनर का पूरा उद्देश्य है। अब आपको इस बात को समझना है, कंक्लूजन में ले जाना है राम की शक्ति पूजा। इस रचना के माध्यम से निराला ने अपने पूरे तरह से दुख को बाहर निकाल दिया और फिर आगे चलकर यही निराला इस दुख से बाहर आते हुए शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए हिंदी साहित्य को एक अद्भुत काव्य के रूप में राम की शक्ति पूजा प्रस्तुत करते हैं। तो यहां से आगे बढ़ाना है, बैकग्राउंड बताना इंट्रोडक्शन में कि क्या हो रहा था निराला के साथ, कितने प्रॉब्लम में थे, क्या समस्याएं थी कि उन्होंने सरोज स्मृति लिखी, फिर उसके पॉइंट्स बताने कि दुख की अभिव्यंजना की है, दुखी जीवन का, है ना, अभिव्यक्त किया, उनके संघर्षों को व्यक्त किया, उनके दुखों को व्यक्त किया है, पुत्री की मृत्यु की गहन पीड़ा व्यक्त की है ना, रागात्मक संबंधों को बताया। आप इस बात को बताएंगे, फिर बताएंगे दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, निराला ये बात कह उठते हैं। इतने निराला मतलब इतने उनकी अनुभूति, एक बार निराला की जगह जाके सोचिए तो आपको फीलिंग आएगी, इंपैथी, करुणा वाली जो बात है वो आपको दिखेगा। फिर वो इस रचना में क्या करते हैं, सरोज स्मृति में सौंदर्य की भी व्यंजना करते हैं और हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट घटना बता देते हैं। जिस प्रकार तुलसी ने रामचरितमानस में माता सीता का संयमित और मर्यादित सौंदर्य वर्णित किया है, उसी प्रकार निराला ने क्या किया, संरचनात्मक अप्रस्तुतों के माध्यम से अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे कोमलता पर सस्सर, है ना, जैसे क्या है, कांपा कोमलता पर सस्सर जो मालकोश नवीणा पर, ये बात आप बताएंगे, ठीक है, ये बात आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, उत्तेजक नहीं ये वो ये। फिर अगर आप बताएंगे टिप्पणी लिखने के बाद, ठीक है, कि शोकगीति हो गई, ये सब हो गई, फिर आप इस बात को बताएंगे कि इस रचना के माध्यम से, सरोज स्मृति के माध्यम से निराला ने अपने दुख को, अपने जीवन के दुख को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया और इस दुख के बाद या इस दुख की घड़ी के बाद वे शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए उन्होंने राम की शक्ति पूजा जैसा हिंदी साहित्य का अप्रतिम शक्ति काव्य लिख डाला। तो ये बात बताने की सरोज स्मृति का महत्व इस बात में भी बहुत ज्यादा है कि निराला ने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों को इसमें अभिव्यक्त कर दिया, पूरा रो दिए निराला, एकदम रो रो के सब खत्म कर दिए हैं। ये दुख आपको कहीं का दिखेगा, जो स्टार्ट देखो, ये जो सरोज स्मृति का दुख है, जो सरोज स्मृति निराला एकदम परेशान, एकदम रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं निराला, जो आप पढ़ोगे सरोज स्मृति तो आपको फीलिंग आएगी। स्टार्ट में देखोगे राम की शक्ति पूजा में वही दुख दिखेगा, राम भी विचलित हैं, है ना, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, है ना। तो देखोगे आप कि वो क्या है, राक्षस के मतलब राक्षस जो है, जो रावण की सेना है वो पूरी तरह से जीत रही है युद्ध में, राम भी विचलित हैं पूरी तरह से, देख चुके हैं कि यार भाई बहुत बड़ी बात हो गई है, भीमा की जो शक्ति है वो तो रावण के पास है, रावण के पक्ष में है शक्ति, और फिर उन्होंने शक्ति की मौलिक कल्पना की। तो आप इस कंक्लूजन को बताइए कि ये दुख, निराला का दुख राम की शक्ति पूजा के आरंभिक चरणों में दिखता है और अंततः निराला शक्ति की मौलिक कल्पना के माध्यम से क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का अद्भुत काव्य लिखते हैं। तो ये कंक्लूजन आएगा। तो ठीक है, तो आप इस बात को समझ लेंगे। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपसे बता दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। मेन बॉडी में 2 पॉइंट्स जरूर डिटेल में डिस्कशन करना है। एक कि अपने दुखी जीवन, यही सब सारा पॉइंट हुआ कि शोक गीति है जो मृत्यु की गहन पीड़ा, रागात्मक संबंध, सौंदर्य, जीवन के संघर्ष और दुखों को अभिव्यक्त करती है ना। जीवन का पर्याय दुख दिख रहा है, इसमें दुख जीवन का पर्याय दिख रहा है और निराला कह पढ़ते हैं, इतना ज्यादा मार्मिकता है, निराला कह पढ़ते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। फिर दूसरा पॉइंट यही बताएंगे आप कि सौंदर्य का वर्णन हिंदी साहित्य की अप्रतिम देन है, तुलसीदास से तुलना करता हुए लिखेंगे। और फिर यहां पे बताएंगे कंक्लूजन, ठीक है, कि सारा दुख वर्णित कर दिया और ये काम कर दिया, क्योंकि 150 शब्द का ही है तो कुछ नहीं कर सकते। और इंट्रोडक्शन में क्या देंगे भाई, ठीक है, इंट्रोडक्शन में यही बात देंगे कि छायावादी कवि अपनी अनुभूतियों को, है ना, माधवी वर्मा के शब्दों में, आज का कवि या फिर आज का रचनाकार क्या कहता है, अपने हर एक पल का इतिहास, कुछ ऐसा है ना, एक शब्द कहा था मैंने आपको लिखवाया था, है ना। तो निराला ने भी अपनी सघन अभिव्यक्तियों को वर्णित किया है और सरोज स्मृति का बैकग्राउंड बता देंगे कि निराला जो है पीड़ित हैं, है ना,
मृत्यु से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, उसको देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भूल जाता है कई बार लिखते लिखते। मैं वही कह रहा हूँ कि जितना आपको बता रहा हूँ, आप 60 से 80% अगर लिख देंगे एग्जाम में तो आप तोड़ फोड़ मोड़ उड़ के चले आएंगे। अब अगला है सरोज स्मृति की सरोज का सौंदर्य चित्रण हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना क्यों है, ठीक है। हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना क्यों है, तो इंट्रोडक्शन में आप पहले यही बता देंगे कि सरोज स्मृति क्या है, शॉर्ट में यही बताइए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने 3-4 क्वेश्चन आज भी कर लिए, ठीक है। ये कर लेंगे, देखते हैं तो एक और कर लेंगे, ये यही कर लेंगे, इस पर डिस्कशन। हालांकि मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा छायावाद, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन नहीं चाह रहा हूं करना, पढ़ो इसको करो, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, इस पर डिस्कशन कर दूंगा, 5 मिनट डिस्कशन कर दूंगा। एक बेस कंटेंट आपके सामने है ही, वैल्यू एडिशन मैं करवा दूंगा, बेस कंटेंट ये है, रीड करो। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि ये आने वाला है नहीं, लेकिन हाँ कहीं आया तो आप लिख लो, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि चलो जब है क्वेश्चन तो कर लेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी सीमित है। 250-300 क्वेश्चन का टारगेट अपना ज्यादा हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि पहुंच रहा है 450 के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई नहीं कहेगा कि सर एक्स्ट्रा पैसा ले लो, जैसे यूपी से साले जितने लौंडे थे सब पैसा मांग रहे थे वापिस, कि सर पैसा वापिस कर दीजिए, है ना। यूपी से ऑप्शन हट गया। बताओ यार, 4 महीने बाद हिंदी साहित्य स्टार्ट करने के 4 महीने बाद ऑप्शनल हटा, उसमें हम लोग की क्या गलती है। और ऐसा भी नहीं कि फीस हमने 2 लाख रुपए ली थी या 45,000 ली थी, चलो मान लो 45,000 लिए रहते तो एक बार को समझ में आता कि सही बात है, कुछ 50% तो वापिस एटलीस्ट कर देते हैं भाई सामने, लेकिन उस समय 2,000 रुपए फीस ली थी भाई, है ना। स्टार्टिंग में 100-200 लोगों की जो लोग जुड़े थे, 2,000 रुपए फीस थी, उसमें भी यार पता नहीं, मतलब, है ना। खैर, किसी की सोच के बारे में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमेशा स्टूडेंट यही सोचता है, स्टूडेंट यही बोलता है कि सर एक बार एस्पिरेंट की जगह अपने आप को रख के देखिए, तब आपको समझ में आएगा हमारी पीड़ा, 2,000 रुपये हमारे लिए कितना मैटर करता है। इस बात को मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ, लेकिन एस्पिरेंट रहते समय मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पैसे वापस कर दिए जाए, चाहे वो, है ना। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने 20,000 रुपये दे के दिल्ली ना जाना जरूरी समझा। मैंने ये समझा कि दिल्ली नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपये है, या तो दिल्ली में 2 महीने का मैं किराया दे पाऊंगा, या तो मैं 20,000 रुपये को घर बैठे यूटिलाइज करूंगा। तो मैंने क्या किया था, पूछिएगा, मेरा दोस्त है अमित, बता देगा वो, है ना, कभी ले आऊंगा यूट्यूब पे बता देगा। मैंने क्या किया था, उससे 20,000 रुपये का पहले मैंने क्या किया, 20,000 और फिर 10,000 रुपये भैया से फिर से मांगे, 30,000 रुपये। एक 10,000 रुपये का उसको मोबाइल खरीद के दिया और 20,000 रुपये का कोर्स ज्वाइन कराया। कुछ 17-18 हज़ार का था, एग्जैक्ट 20,000 का नहीं था, लगभग 20,000 रुपये का कोर्स ज्वाइन करा, जिसमें 500 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। ज्योग्राफी @500 जितने का भी कोर्स है चेक कर लेना, वही कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। वो भाई मुझे ऑडियो भेजता था, वहां पे जाता था, इसी मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करता था, भेजता था। और जो चूंकि ज्योग्राफी है, जो हिंदी साहित्य तो क्या है, आप ऑडियो भी किसी को भेज देंगे ना तो ऑडियो से समझ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य का केवल ऑडियो लेक्चर करके ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आप ऑडियो भेज देंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस समझिएगा, मैंने ऑडियो लिया ज्योग्राफी का, जो बिना देखे नहीं समझ, जिसमें मैप और डायग्राम होते हैं। मैं क्या करता था, उससे क्लास के नोट्स, मैप और डायग्राम फोटो खींचा, क्योंकि जो उसके पास मोबाइल था वो नॉर्मल हाई वाला मोबाइल था, ये वाला, इसमें फोटो वोटो नहीं खींचा जा सकता है, ये वाले मोबाइल में फोटो वोटो नहीं खींचा जा सकता है। तो मैंने मोबाइल खरीद लिया, उससे फोटो मंगवाता था, PDF भेजता था, तो रात में क्लास करता था। इतना स्ट्रगल किया है ठीक ठाक से। यहाँ लोग तुरंत सर के ऊपर आरोप लगा देते 1 मिनट में, तो ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चूंकि अभी मैं कई वही डिमांड पढ़ रहा था, मैंने वही देखा था। अभी एक व्यक्ति आज मैसेज कर रहा है, सोचो आज तारीख है जुलाई चल रहा है, ऑप्शन हटा है मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर, आज मैसेज कर रहा है, आज अचानक से जग गया वो कि सर ये बैच से हटा के हमको टेस्ट सीरीज बैच में शिफ्ट कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए भाई, हम लोग भी इंसान है यार, हम लोग भी फिर क्यों इतनी मेहनत से पढ़ाएंगे। 250 क्वेश्चन बोला गया था, फिर मैं भी गिनूं 250 क्वेश्चन एग्जैक्ट कि 250 हो गए, अब खत्म, अब एक अक्षर नहीं पढ़ाऊंगा, आधी चीजें उड़ा दूं आखिरी में। मेरे पास तो ऑप्शन है ना, आप मेरे से क्या कर लोगे, मैं कह दूंगा मेरी तरफ से तो हो गया सिलेबस कंप्लीट। हमने ये तो कहीं गारंटी नहीं ली कि 100% क्वेश्चन यहीं से फंसा देंगे, कोई गारंटी नहीं ली है। मैं कह दूंगा भाई ठीक है, एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट टॉपिक का करा दूंगा, इतना डिटेल में जाऊंगा ही नहीं, इतना घुस के जितना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य का जो आप लोग पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके 3 लोगों की जितनी फीस है, केवल 3 लोग की जितनी फीस है,
हमारे यहाँ उतने फीस में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बच्चों की भी जिम्मेदारी यार, इस बात को समझे। केवल मैं ही क्यों समझू, है ना, एज अ टीचर मैं ही इस बात को क्यों समझू। आप लोगों को पढ़ाने आ रहा हूं, पहले 2-2.5 घंटा बैठ कर पढ़ रहा हूं, आप देखो इतना लिंक कर करके कि यार इसमें ये भी लिखना है, इसमें ये भी लिखना है, इसमें वो भी लिखना है, इसमें ये भी लिखना है, इसको राम की शक्ति पूजा से भी जोड़ना है ना। इतना मैं क्यों बताऊं, अगर मुझे इसी बात पे प्रताड़ित किया जाएगा, इसी बात पे फोर्स किया जाएगा कि नहीं, और प्रूव कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर के प्लेटफॉर्म पे गालियां देते हैं, फिर कमेंटबाजी करते हैं। सबसे बड़े तो उस समय जो बच्चे समझदार है वो भी नहीं सपोर्ट में आते हैं। यहां पर बात है, ये बहुत बड़ा मतलब कोट है कि दुनिया का विनाश गलत करने वालों के कारण नहीं होगा, बल्कि मूक दर्शक बने रहने वालों के कारण होगा। वहां पे हम लोग मूक दर्शक बने रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मैं लगता है कि ठीक है जाने दो, जो हो रहा है होने दो, हम क्यों बोलें, हमारा क्या। ये बात है, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैसेज पढ़ के मेरे अंदर थोड़ी चिढ़ हो गई, इस वजह से मैं इतना बोल रहा हूँ, बाकी मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप लोग का समय नहीं बर्बाद करूंगा, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं, तो यह सौंदर्य चित्रण हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना क्यों है। तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले आप सरोज स्मृति के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, सरोज स्मृति के बारे में आप कुछ बताएंगे कि सरोज स्मृति ये है, शोक प्रगीति है, ठीक है, शोक प्रगीति है, और निराला ने अपनी भावनाओं की सघन अभिव्यक्ति इसमें की है। वही वाला इंट्रोडक्शन सेम टू सेम देंगे, जो जीवन का ये वो दुख दर्द पीड़ा निराशा कुंठा तनाव ईर्ष्या, जो भी चीज याद आए, आर्थिक विपन्नता, ये वो अकेलापन, है ना, सब बात आप वहां पे लिख देंगे, कॉमा कॉमा लगा के। एग्जामिनर हटा, अरे साला इतना हिंदी जानता है, इतना शुद्ध हिंदी कैसे जानता है, सब लिख देना, पूरा विशेषण बता के लिखना। ये किया है। हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना यह मूलतः इस कारण है कि पुत्री के सौंदर्य चित्रण, ठीक है, पुत्री का सौंदर्य चित्रण पहली बार हिंदी साहित्य में हुआ है, हिंदी साहित्य में हुआ है, ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार, नहीं ठीक है, यहीं पे छोड़िएगा, फिर देखा इस रचना में कवि के समक्ष दोहरी चुनौती थी कि सौंदर्य भी कमतर ना हो, पहली बात सुंदर भी सुंदरता लगे, सौंदर्य भी कमतर ना हो, दूसरी चुनौती उत्तेजक ना हो जाए। कई बार हम एक्स्ट्रा सौंदर्य दर्शाने के लिए उत्तेजक बना देते हैं, है ना, जैसे पुत्री के किसी अंग विशेष पे टिप्पणी कर बैठते तो उत्तेजक हो जाता, ठीक है, उत्तेजक हो जाता, लंबाई हाइट या कमर इत्यादि पे टिप्पणी कर देते तो क्या हो जाता, वो उत्तेजक हो जाता। तो उनको वो बात भी बतानी है, उससे भी बचना है, और सुंदरता भी दर्शानी है, पूरी तरह से सुंदर लगे भी, ऐसा ना लगे कि पुत्री की इमेज अलग ही बन रही है, कि बीमार पड़ी है, मरियल पड़ी है ना, बिस्तर पे लेटी हुई है, वो वाला भी ना, ऐसा किसी को मन में पढ़ने में करुणा या घिन्न का भाव ना है, ये भी बात ध्यान रखना है। कवि इन दोनों चुनौतियों में सफल प्रतीत होता है। फिर बताएंगे निम्नलिखित विशेषताएं सरोज के सौंदर्य को, ठीक है, विशिष्ट बनाती हैं। तो पहला पॉइंट यही बताएंगे आप, इसी प्रकार बताएंगे कि जिस प्रकार तुलसी ने रामचरितमानस में विवाह दृश्य में माता या सीता को माता के रूप में सौंदर्य, या माता सीता का एक माता के रूप में सौंदर्य वर्णन किया है, ठीक है, इत्यादि का वर्णन किया, और पूरी तरह से मर्यादित और संयमित वर्णन किया। उसी प्रकार निराला ने संरचनात्मक अप्रस्तुतों के माध्यम से सौंदर्य का मर्यादित और संयमित व्यंजना की है। उदाहरण, चापा कोमलता पर सस्वर, जो माल कोश नवीना पर, ठीक है। तो आप इस बात बताएंगे निराला ने उसी प्रकार किया है, बढ़िया इंपैक्ट जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, क्यों विशिष्ट परिघटना है, दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भाई नक्शिक परंपरा से विचलन है, ठीक है। तो आप बताएंगे रीतिकालीन कवि जहां, या रीतिकालिक कवि या मध्यकालीन कवि नक्शिक परंपरा पर सौंदर्य दिखाते थे कि पैर से लेकर सिर तक कितना सुंदर है, इस परंपरा से विचलन। तो आप बताएंगे रीतिकालीन या मध्यकालीन कवियों के नक्शिक परंपरा से विचलन होते हुए स्वर सौंदर्य पर बल दिया गया है। तो ये देखिए क्या है, स्वर सौंदर्य पर बल है, कांपा कोमलता पर सस्वर, ठीक है ना। ऐसे उपमानों का प्रयोग किया गया, सुंदरता के ऐसे उपमानों का प्रयोग किया गया, या फिर छायावादी कवियों के समान ही या अन्य छायावादी कवियों के समान ही नारी सौंदर्य के सूक्ष्म पक्षों पर ध्यान देते हुए निराला ने वर्णन की पवित्रता की रक्षा हेतु उषा, भोगवती, मालकोश जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। तो ऐसे उपमान प्रयोग किए हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
फिर एक बात आती है, चलिए वो लास्ट में बताइएगा कि तत्समी शब्दों का प्रयोग, यानी तत्समी वाणी है, प्रॉपर तत्समी शब्दों का प्रयोग अधिक है, जिससे सौंदर्य मर्यादित अपने आप में दिखने लगता है। ठीक है, ये बात बताइएगा थोड़ा सा। फिर क्या है, ये हमने कर ही लिया कि रीतिकालीन श्रृंगारता का विरोध किया है, रीतिकालीन श्रृंगार का विरोध किया, हमने बात कर ही ली। फिर बाल्यावस्था, युवावस्था और परिणीता अवस्था, यानी शगफ परिणीता अवस्था, तीनों अवस्थाओं का सौंदर्य चित्रण किया गया। उदाहरण के तौर पर यही, देखती तू मुझे हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, इतना याद कर लो, या नत बचनों से आलोक उत्तर, कापा अधरों पर थर थर थर। तो ये बात हो गया, इतना ही कर लीजिए। फिर कंक्लूजन ये बताएंगे कि सौंदर्य चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रण के सभी प्रमुख प्रतिमानों पर खरा उतरता है। हाँ, प्रमुख प्रतिमाओं पर खरा उतरता है। ठीक है, और हिंदी साहित्य की क्या है, विशिष्ट घटना इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार यह हिंदी साहित्य की विशिष्ट घटना, ये बात आप बताएंगे। ठीक है, या फिर आप बताएंगे भाषा शैली भी इस प्रकार की प्रयोग की गई, तत्समी भाषा शैली का भी प्रयोग किया गया, जिससे यह हिंदी साहित्य की प्रमुख घटना होता है। या फिर आप बताएंगे सौंदर्य चित्रण में, या इस प्रकार का सौंदर्य चित्रण करते हुए निराला ने न केवल अपने दुख की आहुति दे दी या दुख की अभिव्यंजना बहुत उचित प्रकार से की, बल्कि या शोक तृप्त पिता के रूप में अपने दुख की अभिव्यंजना भी की, और अपनी पुत्री को क्या किया, याद करते हुए हिंदी साहित्य की रचनाओं में उसे अमर बना दिया। ऐसे कर सकते हैं, हिंदी साहित्यिक रचनाओं में उसे अमर बना दिया। समथिंग कुछ बड़ी बड़ी बातें कर देंगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सा ऐसा धक्का लगे, भाई इतना जानता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं ये। ठीक है, छायावादी वाला नेक्स्ट में कर लेंगे। निराला पे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं, तो निराला खत्म होते ही हमारा छायावाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यों, सुमित्रानंद पंत है नहीं सिलेबस में, पंत का पल्लव हमने कर ही लिया है, निराला का मुक्त छंद, बहुत सारी चीजें हमने कर लिया है। रह जाते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, तो कोई रोएगा नहीं। जैसे कबीर मैंने छुड़वाया था तो लोग रोना, अरे भाई कबीर पेपर टूम बहुत ज्यादा है, जयशंकर प्रसाद पेपर टूम बहुत ज्यादा है। तो जहां पे अब जितने क्वेश्चन कराएं छायावाद की व्यक्तित्ता, तो जयशंकर प्रसाद की व्यक्तित्ता आएगी तो कमायनी वाला एग्जाम्पल लेके डाल देना, खत्म मामला। सारा वही कंटेंट लिखना है, वेदना अनुभूति सेम उठा के वही चीज डालना है। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, आप मैनेज कर लोगे अब आराम से। हर क्वेश्चन करा पाना संभव नहीं है, ये बात की तो लिमिटेशन है ही। तो जयशंकर प्रसाद का एक आध क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा कि बहुत महत्वपूर्ण है तो कराऊंगा, नहीं तो पेपर 2 में भरपूर है, पेपर 1 में पूछे भी नहीं जाते हैं। पेपर 1 में पूछे भी जाएंगे तो गद्य में पूछे जाएंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं शिल्प का ताजमहल है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो जितना करा रहा हूं एकदम ध्यान के साथ मजेदार तरीके से कीजिए। छायावाद समाप्त होते फिर प्रयोगवाद प्रतिवाद पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके मुख्य जो कवि हैं जिनके नाम हैं उन पे ज्यादा चर्चा करेंगे, जैसे नागार्जुन, जैसे अज्ञेय, इन पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसको जल्द से जल्द ये पद समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।